हेलो। हाँ भाई, तो सीट मिल गई सबको। ना ली यूजन ने तो ले लेना सीट हम दे आए थे, फ़ोटो कॉपी अभी हो गई होगी तो ले लेना अपनी अपनी। और एक बात और, तुम्हारे रिवीजन का ऐसा नहीं है कि अपन ने ठेका लेके रखा हो, समझ रहे ना बात को। वरना बिल्कुल ऐसा है कि चुम्पला में पढ़ा देंगे उसको, पढ़ के तुम्हें पेपर में पास हो जाओगे। 2-4 लोग हैं ऐसे जो ऐसे इंतजार में बैठे हैं और साल भर से कुछ पढ़ा नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए ना बात को। अपन कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें बता दें वही कोई पेपर में आ जाए, समझ गए ना। और ना हमारे भरोसे रिवीजन में बैठना, हो सकता है कोर्स कराने के बाद हम छुट्टी भी कर दें, समझ रहे ना बात को। तो इन सब चक्कर में मत बैठो। सीट मिल गई है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हें कैसे अपने बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हमारे भरोसे बैठ के तुम्हें एग्ज़ाम थोड़ी दोगे भाई, समझ आ रही है बात। तो सीधा सा हिसाब किताब है, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, अपना रिवीजन खुद से चालू करो, समझ रहे ना। हमारे भरोसे बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए ना। साल भर से क्या कर रहे थे, समझे ना। तो इस चक्कर में मत बैठो कि भैया रिवीजन करवाना चालू करेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे, बढ़िया पेपर हो जाएगा, ये सब बातें ही हैं बस, समझ रहे ना बात को। इन सब चक्करों से होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, समझ गए ना। तो रिवीजन करना चालू कर दो, समझ गए ना। अपने आप से ईमानदारी करो कि भैया 2 महीने हैं, 2 महीने में हमें आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। अपने आप से कुछ भी करा है तुम लोगों ने साल भर, कुछ नहीं करा है, 0, कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब एक बंदा अपनी तरह से प्रिपेयर करता है कि अपने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हमें पढ़ना है, ये भैया समझा देंगे। सारा अगर हम पे डालोगे ना 100%, तो कुछ नहीं होना है, फिर 0 मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलना है, समझ रहे हो ना। मैं तो फिजिक्स से अपना रिवीजन चालू करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और रही बात फिजिक्स की, कोर्स की, तो कोर्स है बहुत लेंदी, जानते ही हो, कम से कम 23-24 चैप्टर है, समय तो लगेगा ही। कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जहाँ पे अभी कोर्स समाप्त हो गया हो, समझ गए ना। सभी जगह कोर्स चल रहा है अभी। और अगर कोर्स उड़ाना ही है तो मैं बता दो, समझ गए ना बात को। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म, फिर समझ रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्स हम भी ख़त्म कर सकते हैं, पर कायदे से कराना और कराना वो अलग अलग चीज़ है। फिर चीज़ें कुछ और आएंगी, फिर ऊपर से आएंगी चीज़ें, तो कम से कम तो पर लिखा तो होगा पूरा। ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रायिकता को चालू के 3-4 दिन हो गए, इन्हें एक सवाल पूछा और वो भी पहले ही सवाल में फैल गए, हद है बिल्कुल। और जिसमें कुछ खास है नहीं ऐसा, पहले ही सवाल में फैल गए, हमेशा ही पहले सवाल में फैल जाते। 4 दिन से क्या कर रहे थे, पहली बार किताब खुली क्या अभी 4 दिन में, बेवकूफ़। हाँ, इस भी न्यूमेरिकल चल रहे थे, लिखो आगे। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा, nवीं कक्षा की ऊर्जा En बराबर -13.6 अपॉन में n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे में n² eV है।
इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित ऊर्जा चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य की गणना करें और परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात करें। परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात करें। चलो बता चुके इस टाइप का, फिर से देख लो। एनर्जी का फॉर्मूला अगर ना भी देता तो यही होता है, ठीक है, सही है ना, ठीक है। तो माइनस में 13.6 बटे में n स्क्वायर EV, ठीक है। वैसे जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर होता, पर यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता, ठीक है। कह रहे इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण हो रहा है। चतुर्थ से तृतीय में, ये फोर्थ कक्षा है, ये थर्ड कक्षा है, फोर्थ से अपन थर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होगा ना, E4 माइनस E3, वो बराबर होगा h के, यानी कि प्रकाश ऊर्जा के, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ऊर्जा निकालनी एक तो जूल में, यानी कि ये पूरी की पूरी जो प्रकाश ऊर्जा है, एक तो ये निकाल दो पूरी, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को लिख दे रहा है किसी से भी, चलो ई से लिख दे रहा है, समझ गए ना बात को। चाहे h लिख लो या उसका हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया ई। एक तो ऊर्जा निकालनी, फिर बाद में तरंग चाहिए, पहले ऊर्जा निकाल लो। H4 बताओ, E4 चौथी कक्षा की एनर्जी के लिए n का मान 4 कर दो यहाँ पे, तो माइनस के 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, बीच में माइनस। फिर E3 में आ जाओ तो फिर से ये वैल्यू रखो, तो माइनस के 13.6 और बटे में n का मान 3 कर दो, बराबर में E, ठीक है। ये उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा है, उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर दो, 13.6 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस कर दो, 13.6 कॉमन ले लो, तो 1/3 का स्क्वायर 9, बीच में माइनस 1/4 का स्क्वायर 16, बराबर में E। माइनस माइनस प्लस 13.6 कॉमन, 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/16, 13.6 इंटू, और ये EV में चल रहा है पूरा हिसाब किताब, तो आंसर भी EV में ही आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ रहे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना वही खुद ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है ना। तो 16 एकम 16, 9 एकम 9, 16 में 9 घटाओ 7, और 16 नंबर नीचे हो गया 144, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी कितनी आ रही, अच्छा जूल में दे रहे, हाँ तो देखो ये अभी EV में है, ठीक है। ये पूरी एनर्जी, ये भी सभी EV में है अभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल कैसे बनाते पता ही होगा, ये सब तो लिख लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इंटू कर दो, ठीक है। तो इनके क्या टाइप PDF करोगे ना, पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी 1.056 गुणा 10 की घात -19। 16 से तो 144 9 बार कट जाएंगे, फिर 9 से इनमें डिवाइड कर लेना, 7 का गुणा कर लेना, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया जूल में कितनी एनर्जी का प्रकाश निकलेगा, ठीक है। अब जो एनर्जी का प्रकाश निकल रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य भी उनको चाहिए, वेवलेंथ। तो क्या करेंगे, ये प्रकाश ऊर्जा है ना एनर्जी, समझ गए ना बात को। जो E4 माइनस E3 है उसको वैसे तो h लिखते हैं, लेकिन h को है तो ऊर्जा ना, तो एनर्जी से लिख दिया, ई से क्या दिक्कत है, ये प्रकाश ऊर्जा हो गई। इसका फॉर्मूला खोल दो, Sc/λ। वैसे तो h होता, लेकिन न्यू का फॉर्मूला एक और जानते हैं अपन लोग, C/λ, कल की क्लास में भी लगा था। तो 1.056 गुणा 10 की घात -19,
ये सी अपन लेमडा समझ आ गया। एच न्यू होता है ना, तो न्यू की जगह सी बटे लेमडा कर दो। अब लेमडा का मान चाहिए तो लेमडा यहाँ ले आओ, इस पूरी वैल्यू को नीचे ले आओ। 6.6 10⁻34 3 × 10⁻8 बटे में ये पूरा नीचे ले आओ। 1.056 गुणा 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना जो भी बने। साल भर हो गई कैलकुलेशन करते करते, सीख ही गया होगा। लेमडा का मान निकल के आ जाएगा। और क्या चाहिए? परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा। बताया था ना आयनित कब होता। आयनित करने के लिए हमें पहली वाली कक्षा से सीधा n बराबर अनंत में भेजना पड़ता। समझ गए ना। तो यहाँ की जो एनर्जी है ई एन इन्फिनाइट, और यहाँ की एनर्जी जो है E1, उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जो निकलेगा वही हमारी आयनित ऊर्जा होगी। तो आयनन ऊर्जा जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, वो बराबर होगी किसके? ई इन्फिनाइट माइनस में E1। अब ई इन्फिनाइट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला, -13.6 बटे में अनंत का स्क्वायर कर दो। एन का मान अनंत कर दो यहाँ पे, -13.6 बटे में इन्फिनाइट का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर E1 की वैल्यू फिर से यही है। ठीक है, -13.6 बटे में एन का मान 1 करो, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो माइनस में 13.6। बेटा अगर किसी के बटे में अनंत हो वो 0 हो जाता, ख़त्म है उसकी कहानी। अगर किसी के बटे में अनंत हो तो 0, माइनस माइनस का प्लस। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आयनन ऊर्जा हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 समझ गया कैसे आया? ई इन्फिनाइट माइनस E1, E1 का मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा, एन का मान 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो माइनस का 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर, वही 1 लिखा है वो, और अनंत के लिए यहाँ पे अनंत कर दिया हमने, तो अनंत का स्क्वायर तो अनंत ही होगा वो। और किसी के बटे में अगर अनंत आ जाए तो वैल्यू 0, और माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 ई भी आंसर आएगा हमारा। ये हमारी आयनन ऊर्जा है। कभी भी आयनन ऊर्जा पूछे यही करना है, ई इन्फिनाइट माइनस में E1। ठीक है, चापो से। हो गया नोट? हो गया? चलो बाकी सवाल सब वैसे ही हैं, कुछ अलग इनमें और हमें दिख नहीं रहा। नेक्स्ट लिख लो, चैप्टर का नाम लिखो। चलो
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो चलो। चैप्टर का नाम लिखो 24, चैप्टर नंबर 24, नाभिक की संरचना। चैप्टर नंबर 24, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना। लिख गया? ठीक है, देखो इस चैप्टर की शुरुआत की जो हेडिंग है नाभिक की संरचना वगैरह, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, वो हम तुम्हें पहले ही करवा चुके। वो सब छोड़ के सीधे हेडिंग लिखो अपनी। हेडिंग लिखो नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हेडिंग लिखो नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक का आकार यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस। लिखो रदरफोर्ड ने पतले धातु के पत्रों पर, रदरफोर्ड ने पतले धातु के पत्रों पर, धातु के पत्रों पर, पत्र, पत्र का मतलब परत एक तरह की, धातु के पत्रों पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक के आकार, नाभिक के आकार, ब्रैकेट में लिखो अप्रॉक्स 10 की पावर -15 मीटर, ब्रैकेट बंद कर देना। 10 की घात -15 मीटर, ब्रैकेट बंद कर देना। 10 की घात -15 मीटर, ब्रैकेट बंद कर दो। का आकलन किया, का आकलन किया, का लगभग आकलन किया, लगभग लिखो वहाँ पे, का लगभग आकलन किया, लगभग आकलन किया। ठीक है, तभी से नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए, तभी से नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए, तभी से नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए, नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों को, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों को, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों को प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त किया। उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों को प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त किया और अनेक प्रयोगों से यह पता चला, और अनेक प्रयोगों से यह पता चला, और अनेक प्रयोगों से यह पता चला कि, अनेक प्रयोगों से यह पता चला कि, यह पता चला कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखो,
नाविक का आयतन इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। नाविक का आयतन उसमें विद्यमान न्यूक्लियोनों प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ब्रैकेट बंद कर लेना, की संख्या के समानुपाती होता है। लिख लिया, की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दो, लाइन चेंज करके लिखो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, लाइन चेंज करके लिखो। और बोले यदि किसी नाविक में प्रोटॉनों की संख्या कैपिटल P और न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है। प्रोटॉनों की संख्या कैपिटल P और न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, तब द्रव्यमान संख्या कैपिटल A बराबर में P प्लस N होगी। द्रव्यमान संख्या कैपिटल A बराबर में P प्लस N होगी। P प्लस कैपिटल N होगी। यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है तब नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है तब यहाँ से लिखना चालू करो। देखो ये लास्ट में लिखा है, सुन लो पहले, लास्ट में लिखा है 1.2 फर्मी, समझ गए ना? फर्मी लिखा हुआ है, फर्मी है, नोट करो।
हो गया। सुनो, तो नाविक का जो आयतन है, ये नाविक हो गया अपना, ठीक है। नाविक समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो कह रहे हैं उसका जो आयतन होगा, आयतन का मतलब समझते हो, साइज, छोटा या बड़ा, समझ गए ना। कोई बॉल अगर छोटी है उसका आयतन कम है, बॉल अगर बड़ी है उसका आयतन ज़्यादा है। कितना स्थान वो घेर रही है उस पर डिपेंड करता है आयतन। तो जो नाविक का आयतन है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियनों की संख्या पर। अब जो न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले, न्यूक्लियस का मतलब होता है हिंदी में नाविक। नाविक के अंदर बता तो रहा है कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा न्यूक्लियंस कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। अब एक केमिस्ट्री में छोटी सी चीज़ है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। जो पढ़ी होगी तुमने तुमने कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ो। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो टोटल है वो ए लिखते हैं अपन लोग। ए का मतलब होती है द्रव्यमान संख्या, समझ गया ना। यही तो है न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन की संख्या कह लो चाहे द्रव्यमान संख्या कह लो, बात बराबर है। समझ गए ना, समझ आ रही है। न्यूक्लियंस मतलब जो नाविक के अंदर हो, अब उसमें रहते दो लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी संख्या का टोटल एक शब्द में कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। समझ गए। तो न्यूक्लियंस की संख्या या द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है, उसको अपन ने ए से लिखते हैं। तो ए की समानुपाती है, ए का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। आयतन, नाविक कैसा है, गोल, कुछ ना कुछ तो त्रिज्या रही होगी इसकी, कैपिटल आर, है कि नहीं। समझ गए ना, त्रिज्या कुछ ना कुछ तो आई होगी ना उसकी, तो कैपिटल आर त्रिज्या है। तब बेटा गोले का आयतन पता ही है तुम्हें क्या होता, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है, किसी भी छोटे गोले का बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला है, समानुपाती कैपिटल ए, ठीक है। अब देखो 4/3 और पाई तो जो है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू छोड़ो तुम, इस पे आओ। आर क्यू जो है समानुपाती है कैपिटल ए के, ठीक है। ये समझ लो कि 4/3 पाई जो है वो समानुपाती के अंदर समा गए। समझ गए ना। जिस प्रकार समानुपाती हटाने पे कांस्टेंट आता ना, उसी तरह तुम किसी भी कांस्टेंट को समानुपाती में मर्ज कर सकते हो। तो 4/3 और पाई तो समझ लो तुम ये समानुपाती में विलिप्त हो गए, छोड़ो। या ऐसे समझ लो कि जी और जी आमने सामने है, तो जो आर क्यू है वो समानुपाती है कैपिटल ए के, इन्हें भूल जाओ। तो पावर 3 हटाओगे इधर, जब पावर इधर से इधर जाती तो 1/, में चली जाती। समझ रहे ना, इधर से 2 हटाओगे उस तरफ 1/2 लग जाएगी। समझ गए ना, ऊपर नीचे हो जाती है पावर, या 1/, चली जाती है। तो 3 पावर इधर जाएगी तो 1/3 बचेगा। अब जो आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या, वो ऊपर थ्योरी में लिखवाया हमने तुम्हें, ठीक है। तो जो नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है वो समानुपाती आई ए की पावर 1/3 के। अब जब ये समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू है आर नॉट, ठीक है। जहाँ आर नॉट एक नियतांक है और जिसका मान प्रयोगों के आधार पर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। समझ गए ना, आर नॉट की वैल्यू कितनी, 1.2 × 10⁻15 मीटर। अब जिस तरह तुम एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 बोलते हो, माइक्रो को 10⁻6 बोलते हो, मिली को 10⁻3 बोलते हो, सेंटीमीटर को 10⁻2 बोलते हो, उसी तरह 10⁻15 को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। तो चाहे 1.2 × 10⁻15 मीटर कह लो और चाहे 1.2 फर्मी कह लो, बात बराबर है। फर्मी कहने का मतलब यही है 10⁻15, ठीक है। छोटा सा नियम है, आयतन लिखो, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता ही है गोले का, ठीक है। और न्यूक्लियंस जो है वो एटम जो अपने द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं, एटॉमिक वेट के, कैपिटल ए से लिख दो। तो पावर 3 हटेगी, यहाँ पे लग जाएगी 1/3। पहले तो आर क्यू समानुपाती ये लिख दो, 4/3 पाई भूल जाओ, पावर 3 यहाँ लगाओगे 1/3, समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट आएगा जो आ गया आर नॉट। जहाँ आर नॉट एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों के आधार पर ये होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मिल गया अपने को ये वाला, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या, आर नॉट अपना कांस्टेंट है, ए क्या है, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। देखो नियम इतना सा था कि जो नाविक का आयतन है, मतलब नाविक जितनी जगह घेरेगा वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियन की संख्या की, यानी उसके अंदर रहने वाले लोगों पे। जाहिर सी बात है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर जितनी एयर भरते जाओगे उसका आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर अंदर रहने वाले लोग बढ़ेंगे तो आकार कैसा होगा, फिर बढ़ता जाएगा ना। समझ रहे बात को, बस वही चीज़ है। तो नाभिक का आयतन जो है वो समानुपाती होता है न्यूक्लियनों की संख्या के, ठीक है। न्यूक्लियन को कैपिटल ए से लिखते हैं, उनका मतलब है P+N। बस उसी पे ही नियम था जो हो गया। नीचे से लिखो एक ज़रा,
हेडिंग लिखो जरा, नाविक के घनत्व की गणना। 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 ठीक है, तो लिखो जरा, माना कि एक न्यूक्लियन ऑनो मत करना, न्यूक्लियन केवल एक की बात कर रहे हैं। माना एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान स्मॉल m है, तथा किसी नाविक की द्रव्यमान संख्या कैपिटल A है, और किसी नाविक की द्रव्यमान संख्या कैपिटल A है। किसी नाविक की द्रव्यमान संख्या कैपिटल A है, तब नाविक का कुल द्रव्यमान, नाविक का कुल द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से नोट करना चालू करो, नाविक का कुल द्रव्यमान। कैपिटल M बराबर में स्मॉल m इंटू कैपिटल A। ठीक है, ठीक है। नोट करो इसे, ये लिखा है 1.2 गुणा 10 की घात -15। ये बगल का मत छाप लेना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लास्ट में, नहीं तो पुराना भी छाप लो, जिसका मान प्रयोग हो द्वारा।
हो गया। चलो देखो, तो देखो बेटा, अंदर जो लोग रह रहे थे वो थे P+N। P और N क्या है? ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। कुछ तो होगी संख्या में, 2 4 5 10 जितने भी रह रहे हैं अंदर लोग। 5 प्रोटॉन है कि 10 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, जितने भी हों, समझ रहे ना। तो हमने मान लिया कि किसी एक का जो द्रव्यमान है वो है स्मॉल m। एक का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। अब टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग हैं P+N, जिनको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैपिटल ए। तो अगर एक बंदे का द्रव्यमान स्मॉल m है, अब बंदा समझ रहे हैं किसे कह रहे हैं? या तो P को या N को, समझ रहे हैं ना, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, उनका द्रव्यमान हमने स्मॉल m ले लिया, एवरेज मास। तो जो स्मॉल m है वो एक का है। टोटल कितने लोग हैं? P+N, जिनको अपन शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल ए। तो फिर टोटल के द्रव्यमान कैसे निकालोगे? m ही करो, बिल्कुल वैसे जैसे हम कहें एक बंदे का द्रव्यमान 100 किलो है, तो 10 बंदों का कितना होगा? 100 × 10 करोगे। वैसे ही एक का है स्मॉल m, तो टोटल का यानी कैपिटल ए का कितना होगा? 10 × 10। ये बनेगा टोटल द्रव्यमान किसका? नाभिक का, क्योंकि नाभिक के अंदर P और N ही रहते हैं केवल। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान यानी कि P+N का टोटल द्रव्यमान यानी कैपिटल ए का टोटल द्रव्यमान, तो वो हो गया ma। आयतन पे आ जाओ। आयतन का फॉर्मूला क्या होता? वॉल्यूम का 4/3 πr²। यहाँ पे कैपिटल आर का फॉर्मूला r0 a⁻⁴ अभी बताया। अलग अलग पावर कर दो, 1/3 पे 3 लगाओगे, 3 से 3 काट दो, ये आ गया आयतन यानी कि वॉल्यूम। ये आ गया मास। हमें चाहिए घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व का मतलब समझते हो? घनत्व का मतलब होती है कठोरता। समझ गए? कोई सी चीज़ कितनी कठोर है कितनी मुलायम है वो घनत्व पे डिपेंड करती है। अगर घनत्व कम है मतलब कम कठोर हो, घनत्व ज़्यादा है ज़्यादा कठोर हो। घनत्व निकालने, घनत्व को रू से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना था टोटल? ma। आयतन ये लिखा, ए से ये निपटाओ, 3 पहुँचा ऊपर तो 3m 4πr0²। यहाँ देखो कहीं न्यूक्लियॉन्स की संख्या आ रही? नहीं आ रही। इसका मतलब इस नाभिक के अंदर 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन रह रहे हैं, या इसी नाभिक के अंदर 300 प्रोटॉन और 400 न्यूट्रॉन रह रहे हैं। घनत्व पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ए से ए कैंसिल हो गया। ये देखो ना, ए क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपस में हो गया कैंसिल। समझ गए ना? आप चाहे 3 और 4 लोग रह रहे हैं, चाहे 300 400 ले लें, चाहे 400 500 ले लें, चाहे 1500 और 50 ले लें, कितने भी रह लें, घनत्व चेंज नहीं होगा। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे कोई भी हो, समझ गए ना? सोना चांदी कुछ भी, प्लेटिनम रेडियम कोई भी हो, सबके नाभिक की कठोरता एक समान है, क्योंकि वो उसके अंदर रहने वाले लोगों पर निर्भर नहीं कर रही। उसके अंदर रहने वाले लोग कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन पर निर्भर ही नहीं कर रही। वो देखो ना, कैपिटल ए से ये तो कैंसिल हो गया, समझ गए ना? तो नाभिक का घनत्व न्यूक्लियन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना? समझ गए? किसी का भी नाभिक हो, सबका घनत्व सेम रहेगा। यही जो निकला है क्या आएगा? देखो 3 इंटू, बेटा जो एवरेज द्रव्यमान है ना स्मॉल m, उसकी वैल्यू ये है 1.6 10⁻⁻27, 4 पाई की वैल्यू 3.4 और r0 अभी बताया था 1.2 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 3। इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू निकलेगी 2 × 10⁻17। मतलब समझ रहे हो इसका? 2 के आगे बेटा 17 जीरो हैं, समझ रहे हो ना? 2 के आगे 17 जीरो, इतना घनत्व है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व है। इसलिए तो रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक जो है एक बहुत ही कठोर भाग है, जैसे टकराकर सीधा वो बैक लौट आता था, ध्यान है ना? टकराकर सीधे 90 डिग्री से ज़्यादा पे बाहर आ जाता था। समझ आ रही बात कि नहीं? इसलिए ये नाभिक बहुत कठोर होता है क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, 2 × 10⁻+17। समझ गया ना? अच्छा एक बात बताओ, नाभिक की त्रिज्या क्यों निकाली? ऑलरेडी निकल चुकी थी वो तो, 10⁻⁻15 मीटर रदरफोर्ड ने बता दी थी।
बेटा याद करो वो अप्रॉक्स वैल्यू थी। ये जो अपना फॉर्मूला है ना, कौन सा, r बराबर में r नॉट a की पावर 1/3, इससे लगभग लगभग एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी तुम्हें, समझिए ना। जे अप्रॉक्स क्यों था, क्योंकि ध्यान करो वो नाभिक के पास में जब तुम अल्फा कण फेंक रहे थे, इसे चिपक पाया था वो, नहीं, दूर से ही वापस आ गया था, बीच में थोड़ा सा गैप बना रहा था वो, समझ रहे ना। उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया ना हम कितना है वो, इसीलिए ये अप्रॉक्स वैल्यू थी। रियल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे तुम, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। यहाँ पे a क्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। मिलते हैं बाद में, और रिवीजन को से चालू करो, बता दिया हमने। और जिनका भी समय हो गया अपने अपने फीस जमा करना कंपलसरी है, वो जरूर जमा करो पहले।